आज अपना टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस। तो आपको दो जो ये फ़ोटो दिख रही है उसमें देखो, एक तो हेल्थी बेबी है, एक बेबी विथ जॉन्डिस है। तो अपन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नियोनेटल जॉन्डिस इज़ द कॉमन कंडीशन इन न्यूबॉर्न बेबीज करेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन इन लेवल इन द ब्लड। जो बिलिरुबिन का लेवल जो इसमें क्या होता है, इसके ये कॉमन कंडीशन होती है न्यूबॉर्न के अंदर, जिसमें ना जो न्यूबॉर्न की जो स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाती है, और जो स्क्लेरा होता है ना, आई स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, इनमें ना येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। और क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। ठीक है, इसको अपन है ना हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं। अगर 5 mg से ज़्यादा हो जाता है ना बिलिरुबिन का लेवल, तो अपन इसको बिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं। जिस टोटल बिलिरुबिन का लेवल है ना अपनी बॉडी के अंदर 0.1 से 2.0 mg पर डी एल तक होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल है जिसको डायरेक्ट अपन कंजुगेटेड कहते हैं, जैसे 0.1 से 0.3 mg पर डी एल होता है। इनडायरेक्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल अपनी बॉडी के अंदर 0.2 से 0.7 mg पर डी एल होता है। फिर अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द न्यूबॉर्न। अपन ने पढ़ा कि जैसे स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर है वो येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, क्योंकि है ना उसके अंदर है ना बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। अपीयर वेन सीरम बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन का जो लेवल है ना वो 5 mg पर डी एल से ज़्यादा हो जाता है, तो अपन उसको नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर कवर करते हैं। फिर अपन इसके टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, जिसमें पहला टाइप होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना अपीयर आफ्टर 24 आवर, ये है ना अपीयर हो जाता है आफ्टर जो बेबी जन्म लेता है ना उसके 24 आवर्स के बाद में ही अपन ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर होता है। ठीक है, इसमें बिलिरुबिन का लेवल है ना 15 mg पर डी एल से कम होता है। इसका पीक लेवल कितना होता है? ये रिच्ड होता है जो फिफ्थ डे होता है ना इसका, तब ये ज़्यादा रिच्ड हो जाता है। ठीक है, ये डिसअपियर कब होता है? जब 7 to 10 डेज में, एंड पीटर्म 10 to 14 डेज। इसमें है ना कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं होती है, ओनली माँ को बोलते हैं कि आप है ना कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, और यह डिसअपियर हो जाता है अपने आप ही। जैसे टर्म में तो 7 to 10 डेज में होता है, पीटर्म में 10 to 14 डेज के अंदर हो जाता है। फिर अपन इसके कोज पढ़ेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना क्यों हो रही है। शॉर्ट लाइफ स्पान होता है आरबीसी के, इसलिए क्योंकि बच्चा इमेच्योर होता है ना, तो उसका लीवर भी इमेच्योर होता है, इस वजह से प्योर हेपेटिक अपटेक ऑफ बिलिरुबिन। सेकेंड अपन टाइप पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, अकर ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन। ये कोई भी डिजीज कंडीशन की वजह से होता है, ये अपेयर होता है विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ परसिस्टेंट। ये है ना 2 वीक से ज़्यादा तक रहता है। ये रेपिटाइज करता है, मतलब बहुत तेज़ी से बेबी का जो बॉडी होती है उसमें बढ़ता रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा है ना पर डेली है ना जो 5 mg पर डी एल पर डे इंक्रीज होता रहता है बेबी के अंदर। जो बिलिरुबिन का लेवल है ना 20 mg पर डी एल से ज़्यादा हो जाता है, उसको पैथोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। फिर इसके कोजेज पढ़ते हैं, जैसे हेमोलाइसिस का मीन्स होता है आरबीसी का टूटना। आरएच इनकम्प्लेबिलिटी में है ना आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये मोस्ट कॉमन कोज करता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को। ठीक है, जैसे पॉलीसाइथेमिया क्या है? बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है एक्सेसिव मात्रा में, तो उसके कारण से है ना जो अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो इस वजह से होगा। सिफेलोपैथी ब्लीडिंग, सिफेलोहेमाटोमा या ब्लीडिंग। सिफेलोहेमाटोमा ब्लीडिंग मतलब जैसे कोई ब्रीथ इंजरी हो गई हो, ब्रेन इंजरी वगैरह हो गई हो ब्रीथ के टाइम पे बेबी के। ठीक है, सेप्सिस इन्फेक्शन जैसे वायरल हेपेटाइटिस वगैरह, ऐसे इन्फेक्शंस वगैरह। कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट मतलब जो बिलिरुबिन एक्सक्राउट होता है ना बाइल डक्ट के थ्रू, तो बाइल डक्ट में अगर बाइल डक्ट के अंदर ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी वजह से भी उस वजह से अपनी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा बिलिरुबिन, उसकी लेवल बढ़ता रहेगा, तो ये भी कोज करता है। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एक डेफिशिएंसी, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एंजाइम होता है, तो ये क्या करता है? ये आरबीसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा,
इसकी वजह से भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है? ड्यू टू प्योर इनटेक, मतलब इसके अंदर क्या होता है, अपन पुअर इनटेक करते, मतलब पुअर इनटेक करते, ब्रेस्ट फीड अपन सही से नहीं कर पाते। ब्रेस्ट फीडिंग अपन सही से नहीं करेंगे तो अपन को न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिलेंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहेगी। ये डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहेगी, तो डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन क्या करता है, जो बिलिरुबिन का अक्यूमुलेशन होता रहता है ना अपने बॉडी के अंदर, तो वो बाहर एक्सक्राउट नहीं हो पाता। बाहर एक्सक्राउट नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से भी बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा मात्रा में बढ़ता रहता है। यह अर्ली डेज में देखने को मिलता है, जैसे बेबी के जन्म लेने के थोड़े दिन बाद ये देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। और फोर्थ आता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्यों होता है? जैसे ड्यू टू सब्सटेंस इन मिल्क इनहिबिटिंग कंजुगेशन, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो अपने ब्लड के अंदर है ना, ब्लड को अक्यूमुलेट करते रहते हैं, जिसके कारण कंजुगेशन की प्रोसेस होती है। कंजुगेशन ही है ना, कंजुगेशन इनहिबिट हो जाता है इसके अंदर, तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क ये अर्ली, मतलब ये यूजुअली सीन होता है फर्स्ट वीक में, एंड माई परसिस्टेंट होता है फॉर सेवरल वीक्स तक भी अपन को देखने को मिलता है ये, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं इसके रिस्पेक्ट क्यों कब कब देखने को मिलता है, कब का रिस्क रहता है न्यूनेटल जॉन्डिस का। प्रीमेच्योर, अगर बेबी प्रीमेच्योर हो तो भी हो सकता है। ब्रीथ वेट, मतलब लो ब्रीथ वेट हो बेबी का, जैसे 1500 ग्राम से भी कम हो बेबी, तो भी देखने को मिलता है। हेमोलाइसिस, अब जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जैसे आरएच और एबीओ इनकम्पेबिलिटी। आरएच इनकम्पेबिलिटी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है आरबीसी का। और एबीओ में मतलब जैसे बेबी और मदर का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। ब्रीथ ट्रॉमा हो गया हो, या फिर न्यूनेटल इन्फेक्शन हो गया, जैसे वायरल हेपेटाइटिस वगैरह। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा तो भी हो सकता है। इसका जैसे सबसे ज़्यादा रिस्क किस में रहता है, जैसे टर्म में 60% रिस्क रहता है न्यूबॉर्न में, और 80% रिस्क रहता है प्री टर्म में। फिर अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं, जैसे येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ आई, पुअर फीडिंग करेगा बेबी, लेथार्जी हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगी उसको, हाई पिच्ड क्राई करेगा वो, है ना। जब वो यूरिन पास आउट करता है तो डार्क कलर में यूरिन पास आउट करता है, लेस एक्टिव रहेगा, वीकनेस होगी उसको, पेल स्टूल होगी, जैसे इन सीवियर केसेस में वो पेल स्टूल पास आउट करेगा। रिफ्यूजल ऑफ फीड, मतलब फीड जब भी अपन को उसको फीड कराएंगे तो वापस से बाहर एक्सक्राउट कर देता है अपने मुंह से। फिर अपन इसके डायग्नोसिस पढ़ते हैं, जिसमें अपन क्लिनिकल मतलब अपन खुद है ना हॉस्पिटल सिटिंग से खुद देख के एनालिसिस कर सकते हो जॉन्डिस को, जैसे विजिबल जॉन्डिस, जैसे उसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि हेड टू टोय तक क्या प्रोग्रेस रही है न्यूनेटल जॉन्डिस को, जिसको इसका अपन है ना इसके अंदर है ना यूज करते हैं मॉडिफाइड क्रेमर्स स्केल का। ये मॉडिफाइड क्रेमर्स स्केल क्या होती है तो अपन देखते हैं, जैसे मॉडिफाइड क्रेमर्स स्केल में अपन देखते हैं कि जैसे जोन होते हैं, ड्रमल जोन, एयर ऑफ बॉडी, लेवल ऑफ बिलिरुबिन। सबसे पहले अपन फेस का देखते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे फेस आता है, तो फेस तक अगर अपन हेड से टॉय तक देखते हैं, तो अगर हेड पूरा फेस अगर बेबी का येलो हो जाता है तो अपन उसको 4 से 6 mg/dl के अंदर बाई बिलिरुबिन का लेवल है ना 4 से 6 mg/dl का है। अगर फिर उसका हेड से ना या चेस्ट अपर एब्डोमेन तक आ जाता है बेबी का येलो कलर, तो अपन उसको 8 से 10 mg/dl तक एनालिसिस करते हैं कि बेबी के शरीर में 8 से 10 mg/dl तक बिलिरुबिन का लेवल हो चुका है, ठीक है। जैसे डर्मल थर्ड में अपन देखते हैं कि जैसे ऊपर से नीचे तक होता है। थर्ड में लोअर एब्डोमेन, अगर थाई तक भी अगर वो पूरा येलो हो जाता है ना, तो उसको 12 से 14 mg/dl तक हो जाएगा। फिर उसके आर्म या लोअर लेग्स तक भी, लेग भी अगर येलो हो जाती है ना हेड से लोअर लेग तक, तो 15 से 18 mg/dl तक देखने को मिलता है। फिर अपन लास्ट में उसके पाल्म्स और सोल्स भी देखते हैं। अगर बेबी का पूरी बॉडी येलो हो जाती है तो 15 to 20 mg/dl तक लेवल रहेगा बिलिरुबिन का जो बेबी के अंदर, ठीक है। ये अपन मॉडिफाई क्रेमर्स स्केल से चेक करते हैं कि टॉय प्रोग्रेस चेक करते हैं कि जो टॉय से हेड से टॉय तक कि क्या प्रोग्रेस है न्यूनेटल जॉन्डिस में, बिलिरुबिन का लेवल क्या है। फिर अपन सेकंड टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस, जिसमें अपन सेकंड करते हैं सीरम बिलिरुबिन लेवल, टोटल सीरम बिलिरुबिन चेक करते हैं, जिसमें अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करते हैं। डायरेक्ट मतलब कंजुकेटेड, इनडायरेक्ट मतलब अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन का लेवल है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। फिर कुम्स टेस्ट करते हैं फॉर हिमोलाइसिस के लिए, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन कर रहा है तो आरएच इनकम्पेबिलिटी नहीं है, इसके लिए अपन है ना कुम्स टेस्ट करते हैं। ये मोस्ट कॉमन टेस्ट करवाया जाता है आरएच इनकम्पेबिलिटी में, ठीक है।
फिर अपन लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, फिर ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं कि मदर और बेबी का ब्लड ग्रुपिंग क्या है, आरएच टाइपिंग क्या है इनका, ठीक है। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? फॉर द ट्रीटमेंट फॉर एंटी नियोनेटल जॉन्डिस। फिर अपन देखते हैं फॉर द ट्रीटमेंट फॉर नियोनेटल जॉन्डिस फॉलोइंग 3 ट्रीटमेंट मेडलिस्ट आर यूज। मतलब 3 प्रकार से अपन है ना इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, फिर फोटोथेरेपी के थ्रू मैनेजमेंट करते हैं, फिर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले अपन देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसे अपन ने देखा कि पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है ना, उसमें अपन ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फार्माकोलॉजिकल फेनोबार्बिटोल करते हैं। ये क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर? ये इंक्रीज़ करती है बिलिरुबिन, जो कंजुकेशन होता है ना उसको इंक्रीज़ करती है और एक्सक्रीट आउट कर देती है जो भी लीवर एंजाइम्स होते हैं ना उनको अपनी बॉडी से, ठीक है। फिर मेटालोप्रोफाइलेक्सिस करते हैं। तो ये क्या करती है? ये रिड्यूस करती है बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन हुआ है ना उसको रिड्यूस करती है, इनहिबिट करती है जो भी हेमी ऑक्सीजनेस एंजाइम है ना उसको इनहिबिट करती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर अपन फोटोथेरेपी करते हैं। फोटोथेरेपी क्या काम करती है? कन्वर्ट करती है बिलिरुबिन को इनटू वाटर सोल्यूबल आइसोमेरेज एक्सक्रीट इन बाइल एंड यूरिन। ये क्या करती है? जो कन्वर्ट करती है जो अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन होता है, कंजुकेटेड जो फैट सोल्यूबल होता है वो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करती है, फैट सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करती है, जिसके कारण फिर वो एक्सक्राउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कंजुकेटेड को अनकंजुकेटेड में कन्वर्ट करके उसको अपने बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। ये होता है फोटोथेरेपी का। अपन नॉर्मली और भी चीज़ें जान सकते हैं कि जैसे बेबी का जो बेबी और जो फोटोथेरेपी है उसके भी लाइट और फोटोथेरेपी का बीच में डिस्टेंस 50 से 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अपन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, अपन ये सब बता सकते हैं अगर फोटोथेरेपी का करना तो। इतना कोई लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करता है? ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है ना जब अपन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। जैसे है ना कोई जैसे हेमोलाइसिस की कंडीशन है या रिस्क ऑफ कर्निकाइट्रस एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है नियोनेटल जॉन्डिस का। अगर इसमें रिस्क रहती है अपन पहले उसको फोटोथेरेपी करते हैं। अगर फोटोथेरेपी से अगर बेबी ठीक नहीं होता तो अपन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं लास्ट में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है। जैसे मॉनिटर करते हैं बिलिरुबिन लेवल को, असिस्ट करते हैं स्किन कलर रेगुलरली, इंश्योर करते हैं एडुकेट फीडिंग हाइड्रेशन, मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर एंड वाइटल साइन, प्रोटेक्ट करते हैं आई ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशन, एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को अबाउट जॉन्डिस के बारे में और उनको बोलते हैं फॉलोअप केयर के लिए आए, और अपन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। फिर अपन प्रिवेंशन देखते हैं कि कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे अर्ली एंड एजुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, अपन ना जैसे 24 आवर्स में है ना उनको अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, और जो मदर होती है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एजुकेट करना चाहिए, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में बताना। फिर आइडेंटिफाई करते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न होता है उसको, क्योंकि हाई रिस्क न्यूबॉर्न में ज़्यादातर जॉन्डिस देखने को मिलता है, तो अपन उनको आइडेंटिफाई करते हैं। रूटीन बिलिरुबिन स्क्रीनिंग करते हैं 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। एंटीनेटल आरएच प्रोफाइलेक्सिस का अगर अपन को पहले पता चल जाता है कि मदर आरएच बेबी और मदर का अगर पहले से पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुपिंग अलग अलग है, तो अपन मदर को RH-D इंजेक्शन का RH नेगेटिव मदर को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? RH इनकम्पेलेबिलिटी का, ठीक है। फिर अपन इसका कॉम्प्लिकेशन देखते हैं नियोनेटल जॉन्डिस में। इसमें है ना एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कर्निकेट्रस मतलब बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अनकंजुकेटेड जो बिलिरुबिन है ना वो क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड अकुमुलेट करता है, एक्युमुलेशन हो जाता है उसका इन बेसल गैंग्लियन में, जो क्या करता है? लीड करता है इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज को, ठीक है। इसमें अपन को लेट साइन देखने को मिलता है, जैसे लिथार्जी, पुअर फीडिंग, हाइपोटोनिया मतलब पुअर मसल्स टोन, ठीक है। हाई पिच्ड क्राई करेगा बेबी। लेट साइन में अपन जैसे सीजर, कोमा, ओस्टोपोर्टियसन एक पोजीशन होती है बेबी, उसमें भी चल जाता है लेट तक अपन अगर ये कंडीशन रहती है ना। तो अगर कर्निकेट्रस बहुत ज़्यादा दिनों लेट टाइम तक रहता है तो इसमें बेबी की डेथ भी हो सकती है। जो ओब्स्टोटोनियस जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन में चला जाता है बेबी, ऐसी हो जाती है। थैंक यू।